हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा विषय है तुलनात्मक राजनीति, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। तुलनात्मक राजनीति का विषय राजनीति विज्ञान का ऐसा विषय है जिसका संबंध ऐसे नए तरीकों, तकनीकों और उपागमों के माध्यम से राजनीतिक वास्तविकता के अध्ययन का निरूपण करना है। इसके अंतर्गत राजनीति का समस्त क्षेत्र आ जाता है। परिणाम स्वरूप सरकार नहीं बल्कि सरकारों का अध्ययन केंद्रीय विषय बन गया है, जिसका अर्थ है निर्णयों का निर्माण। चाहे वे निर्णय संयुक्त राष्ट्र में लिया जाए या नगर परिषद में लिया जाए, व्यापार संघ में लिया जाए या किसी गुप्त सभा में हो या बोर्ड के कक्ष में हो अथवा किसी कबीले में हो। राजनीति शब्द के 3 लक्ष्य अर्थ हैं: राजनीतिक कार्यकलाप एक्टिविटीज, राजनीतिक प्रक्रिया पॉलिटिकल प्रोसेस और राजनीतिक सत्ता पॉलिटिकल पावर। राजनीतिक कार्यकलाप पॉलिटिकल एक्टिविटी के अंतर्गत वे प्रयास किए जाते हैं जिसमें विरोध की स्थितियों का निर्माण और समाधान ऐसे ढंग से किया जाता है जिससे सत्ता के लिए संघर्ष के रत लोग अपने हितों की यथासंभव रक्षा कर सके, तनाव में कमी कर सके अथवा विरोध का समाधान कर सके। राजनीति का लक्ष्य अर्थ न केवल राजनीतिक कार्यकलाप है, पॉलिटिकल एक्टिविटी है, इसका अर्थ कार्यकलाप के क्रम से है, अर्थात तनाव की स्थितियों के निर्माण और उसके समाधान की दिशा में किए गए प्रयास। राजनीतिक प्रक्रिया पॉलिटिकल प्रोसेस राजनीतिक गतिविधि की भावना का विस्तार है। यहाँ हम सभी अभिकरणों की भूमिका के महत्व को देख रहे हैं, जिसमें निर्णय निर्माण प्रक्रिया में कुछ ना कुछ भाग लिया है। राजनीति के अध्ययन को बहुत व्यापक कर दिया गया है। इसमें राज्येतर अभिकरण नॉन स्टेट एजेंसी का भी अध्ययन होने लगा है। तुलनात्मक राजनीति के क्षेत्र में राजनीतिक सत्ता पॉलिटिकल पावर का विषय भी आता है। सत्ता शब्द की परिभाषा अलग अलग लेखकों ने अलग अलग तरीकों से की है। उदाहरण के लिए कार्ल फ्रेडरिक ने इसे एक प्रकार का मानव संबंध कहकर बयान किया है। टॉनी ने इसे अपेक्षित विधि से अन्य व्यक्तियों अथवा समूहों के आचरण को संशोधित करने की किसी व्यक्ति अथवा व्यक्ति समूह की क्षमता को कहा है। इसी प्रकार में निर्णय निर्माण के मामले में सत्ता की क्या भूमिका रहती है, इस संदर्भ में लॉसवेल ने कहा है, निर्णय निर्माण एक अंतः व्यक्तिगत प्रक्रिया है। निर्णय उन नीतियों के बारे में किया जाता है जिनका अनुपालन अन्य लोगों द्वारा करना होता है। निर्णयों के निर्माण में भाग लेने के रूप में सत्ता एक अंतः व्यक्तिगत संबंध है। राजनीतिक सत्ता के उपयोग में एक विशेष स्थिति अपनी दिशा में अन्य लोगों के आचरण में परिवर्तन लाने के प्रयास की ओर लक्ष्य करती है। सत्ता के दृष्टिकोण से राजनीति के विषय के अध्ययन ने तुलनात्मक राजनीति का क्षेत्र बहुत अधिक व्यापक कर दिया है। इसमें राजनीतिक प्रणालियों की अवसंरचना का अध्ययन भी शामिल हो गया है। तुलनात्मक राजनीति के क्षेत्र में राजनीति शब्द की एक विशिष्ट परिभाषा बन गई है। यहाँ राजनीति को आदर्शात्मक आयामों नॉर्मेटिव डायमेंशंस की श्रृंखलाओं से मुक्त कर दिया गया है और इसे अनुभव आश्रित शब्दों एम्पिरिकल टर्म्स में नए तरीके से व्यक्त किया गया है।
इसका परिणाम ये हुआ कि राजनीति न केवल राज्य और सरकार बल्कि राज्य और सरकार के द्वारा सत्ता के प्रयोग का अध्ययन भी हो गई है। इस विषय का विकास तुलनात्मक राजनीति का अध्ययन इस शतक बल्कि पिछले शतक के छठे दशक से अत्यधिक महत्वपूर्ण हो गया है, जब कई अमेरिकी राजनीति वैज्ञानिकों ने विदेशी व्यवस्थाओं से तुलनात्मक राजनीतिक व्यवस्थाओं और सरकारों के अध्ययन से राजनीतिक प्रणालियों के अध्ययन की ओर कायाकल्प करना प्रारंभ किया। व्यापक शब्दों में जो परिवर्तन हुआ है वह ऐसे क्षेत्र में हुआ है जिसको विदेशी सरकारें कहा जा सकता है, जबकि इसे अधिक उपयुक्त शब्दों में तुलनात्मक राजनीतिक प्रणालियां कहना चाहिए। यदि हम इसके ऐतिहासिक विकास को देखें तो हम इसको 3 चरणों अपरिष्कृत, परिष्कृत और प्रगामी रूप में प्रकट कर सकते हैं। तो पहला जो चरण है उसमें अरस्तु, मैकियावेली, टॉकविल, मिल, ब्राइस, ऑस्ट्रोमॉस्की और वेबर जैसी महान विभूतियां पहले चरण से संबंधित हैं, जिन्होंने साधारण ढंग से राजनीतिक संगठनों के संचालन को अच्छी तरह समझने के लिए मौलिक उद्देश्य के लिए तुलनात्मक विधि का प्रयोग किया। इन लेखकों ने तथाकथित तुलनात्मक विधि का इस्तेमाल किया, जिसका उद्देश्य था वर्तमान अथवा अतीत में विद्यमान राज्य व्यवस्थाओं के माध्यम से ऐसी सामग्री एकत्रित की जाए जिससे कि कोई अन्वेषक चयन, तुलना और कई प्रगतिवादी शक्तियों की खोज कर सके। सैमुअल एच बियर, अब दूसरा चरण जो है उसमें सैमुअल एच बियर, एम हॉस, बर्नार्ड और राय सी मैक्राइडस जैसे अन्य लेखकों के नाम हैं, जिनको हम दूसरे चरण में रखते हैं, जिन्होंने पर्याप्त आत्म जागरूकता की मात्रा से तुलनात्मक विधि का उपयोग किया और साथ ही उनका उद्देश्य यह रहा कि विभिन्न राजनीतिक संस्थाओं का उपयोगी अध्ययन प्रस्तुत किया जा सके। तीसरा जो चरण है उसमें हम डेविड ईस्टन, मैकग्रिल, एमोंट, जेम्सी, कोलमैन, कार्ल डायश, पॉवेल, लासवेल, रॉबर्ट एडवर्ड शील्ड्स, हैरी एक्सटीन, डेविड एप्टियर, सिडनी वर्बा, आर एस चिलकोट जैसे विचारकों को रख सकते हैं, जिसको हम तीसरा या अंतिम चरण कहते हैं, जिसे तुलनात्मक राजनीति में सही तौर पर प्रगामी रूप से परिष्कृत रिफाइंड चरण कहा जा सकता है। इस महत्वपूर्ण चरण से संबंधित लेखकों ने तुलनात्मक विश्लेषण के आधार पर अपने योगदानों को प्रस्तुत करने के लिए अंतः संबंधित संकल्पनाओं, कॉन्सेप्ट्स का प्रयोग किया है। हालांकि उन्होंने अपने ही तरीके से एक विशेष शब्द भंडार की व्यवस्था भी की है। जैसा कि रॉबर्ट्स ने कहा है, अगर ईस्टन आगतों, निर्गतों, मांगों, दरवानों, मूल्यों, राजनीतिक प्राधिकारों का जिक्र करते हैं, तो वहीं ऑमंड आगत निर्गत प्रकारों का समुच्चय पेश करते हैं। अब लाभ, ग्राहक, संचार, सूचना, ये चयन, ये नए शब्दों का इस्तेमाल हुआ है। ऑमंड का सार्वभौमिकता का उद्देश्य इस प्रकार की भाषा के चुनाव के प्रयोजन को संक्षेप में प्रस्तुत करता है। वे इतने सामान्य हैं कि उन्हें आकार, काल, विकास, क्रम और अन्य कारकों का ध्यान किए बिना ही किसी भी राजनीतिक इकाई पर लागू किया जा सकता है। अब इस चैप्टर के बाद अंतरराष्ट्रीय राजनीति के तुलनात्मक अध्ययन के क्षेत्र में हम परिभाषाओं और इसके विभिन्न चरणों के जो विकास के चरण हैं उनका अध्ययन हम नेक्स्ट वीडियो में
करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स। मूल्यों